सीफा कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी। और हमारे साथ मौजूद है असफर नकवी। हु हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, उसने दुनिया जहाँ में पाकिस्तान के लिए खेला है, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा है। अभी भी वो उसमें बहुत टैलेंट थे। उस दिन ऐसा पूरा लियारी का यहाँ पे समा था जैसे ईद है, यकीन जाने लियारी वाले खुद अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम तैयब बोरा नेटवर्क के साथ। हम मौजूद है कराची के इलाके लियारी में सीफा कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी। और हमारे साथ मौजूद है असफर नकवी साहब, जो कि एक बहुत ही सीजनड बैंकर हैं, बहुत सीनियर बैंकर हैं। इनके साथ हम बात करेंगे इस एकेडमी के बारे में, जो ये यहाँ के लियारी के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं इस एकेडमी के थ्रू। ना सिर्फ इन बच्चों की एज अ प्लेयर ग्रूमिंग कर रहे हैं, इनकी एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग में भी काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इस एकेडमी के पीछे इनका क्या विज़न है, क्या सोच है। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने टाइम दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, पहले तो ये बताएं इस एकेडमी के पीछे आपकी क्या विज़न है, क्या सोच है, क्या आपका थॉट्स हैं इसके पीछे। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में ले चलता हूँ, और वो ये है कि मई 2018 में मेरा बेटा, सबसे बड़ा बेटा इमाद, जो तकरीबन 25 साल का था, उसका इंतकाल हो गया था। और इमाद जो था वो बॉस्टन में था, और वो एक फीफा क्वालिफाइड प्रोफेशनल कोच बन रहा था। और उसके 2 लाइसेंसेस हो गए थे। फीफा की फुल क्वालिफिकेशन के लिए आपको 6 लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, उसके 2 हो गए थे, तीसरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मई 2018 में उसका इंतकाल हो गया। ये बात मैं अपने बिल्कुल सदका दिल से बता रहा हूँ कि जब मैंने इमाद की मैयत को पहली मरतबा देखा, जैसे ही पहली निगाह पड़ी, उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि इमाद, मैं तुम्हारे नाम पे कुछ ना कुछ काम करूँगा, गरीब लोगों के लिए कुछ भी करूँगा। मुझे कुछ नहीं पता था क्या करूँगा, मैं 1-2 बच्चों को पढ़ा दूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं ये काम करूँगा। यही मैं बातें करता हुआ लोगों से आया, यहाँ कराची पहुँचा। कराची में भी लोग आते थे, मैं बात की उनसे। किसी ने मुझे मशवरा दिया कि तुम लियारी में फ़ुटबॉल एकेडमी क्यों नहीं खोल लेते हो। मैंने कहा जी, मैं लियारी में तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी गया हूँ। तो उन्होंने मेरी किसी से मुलाकात कराई जिन्होंने ये ग्राउंड आइडेंटिफाई करवा दिया। एक बात ये बता दूँ ख़ास तौर पर कि ये प्लान मुझे बहुत दिल पे लगा, बिकॉज़ इमाद मुझसे हमेशा कहता था कि बाबा, जब मैं फुली क्वालिफाइड प्रोफेशनल कोच हो जाऊँगा तो लियारी में बहुत टैलेंट है, और लियारी के गरीब बच्चों के लिए मैं आके कभी ना कभी एक एकेडमी बनाऊँगा। सो उसका ये ख्वाब भी था। तो मैंने कहा चलो मैं इसका ख्वाब पूरा कर दूँ। और मैंने यहाँ पे फिर आके ये UC12 के चेयरमैन हैं हबीब हसन साहब, उनसे मुलाकात की। उनको उस ग्राउंड में ही खड़े होकर मैंने उनको सारा मशवरा दिया कि भाई मैं ये और अपना प्लान बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ। उन्होंने सारी बातें बड़े खामोशी से सुनी, और आखिर में उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि नकवी साहब ये बताएं बच्चे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा जी, बच्चे आपके होंगे। उन्होंने कहा कि नकवी साहब बिस्मिल्लाह करें बस। तो इमाद की डेथ हुई थी 18 मई 2018 को, और 18 अगस्त एग्जैक्टली 3 महीने बाद मुझे DMC साउथ और UC चेयरमैन के दोनों की तरफ से अप्रूवल, और मैंने एग्रीमेंट साइन किया, और मुझे 10 साल के लिए ये ग्राउंड नॉन एक्सक्लूसिव राइट पे मिला है कि मैं कम्प्लीटली इसको जिस तरह से चाहूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे दिसंबर में जाके मैंने इस एकेडमी का कायम के इसका इफ्तिताह किया। अच्छा, इससे पहले मैंने किया ये था कि मैंने सिर्फ ये नहीं था कि मैं पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना चाहता था। तो मैंने इससे पहले कुछ महीनों पहले मैंने कोच इमाद फाउंडेशन बनाई, जो कि एक सेक्शन 42 की नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी कहते हैं, SCCP में यहाँ पे पाकिस्तान में, वो मैंने बनाई। मेरा 10 आदमियों का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, और वो मैंने क़याम किया। उसके अंदर 3 हमने प्रोग्राम्स रखे। एक तो जी जो सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी का। दूसरा है जी, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देते हैं, हेल्प करते हैं उन बच्चों की या उनके वालिदैन की जो अपने बच्चों को स्कूल की या तालीम की में ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी का यूनिफॉर्म ख़रीद देना, किसी की किताबें ख़रीद देना, किसी का स्कूल बैग ख़रीद देना, और किसी की फ़ीस पे कर देना। इस प्रोग्राम को हमको और थोड़ा इस पर मेहनत करनी, स्ट्रक्चर्ड करना है, लेकिन अभी हम ये ऑन अ इंडिविजुअल लेवल हम ये कर रहे हैं। तीसरा मेरा प्रोग्राम जो है वो है जी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। वो सोशल काम है जिससे मेरी बेगम का ज़्यादा हाथ रहता है, और हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर हम काम करते हैं। हम सेमिनार्स में जाते हैं, हम इनवाइट होते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ हम यंग लड़कों से बात करते हैं और उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और सुसाइड प्रिवेंशन। वाई सुसाइड प्रिवेंशन, आपको शायद पता हो, मेरे बेटे इमाद का इंतकाल सुसाइड से हुआ था। एक बात मैं छोटी सी बताऊँ, यहाँ पे बहुत आम तौर पे जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो कहते हैं कि जी
जैसे इमाद कमिटेड सुसाइड, आई डोंट, अब मेरी आप लोग से इल्तिजा है कि कमिटेड का वर्ड ना इस्तेमाल करें। कमिटेड होता है कि जैसे कोई उसने कोई खराब जगह ही कमिटेड, और रॉबरी ही कमिटेड कोई बुरे अंदाज में इस्तेमाल होता है। मेंटल हेल्थ की वजह से वो सुसाइड करने वाला किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है इसका आपको और मुझे एहसास हो सकता है। वो उसके जो भी इशू हैं वो उसको कैंसर की तरह अंदर से खाते हैं, और किसी का दिल नहीं करता है सुसाइड करने का। सुसाइड करने वाला सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ से निजात हासिल करने के लिए करता है। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। सुसाइड कोई भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना चाहता, वो जिस भी तकलीफ़ से गुज़र रहा है उससे वो निजात हासिल करने के लिए वो सुसाइड पे जाता है। तो इसलिए हम सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर, ताकि हम लोगों को हेल्प कर सकें, उनसे बातें कर सकें, उनको एडवाइस कर सकें, और उनकी जो भी होता है ताकि उनका सुसाइड की तरफ अगर ख़्याल जा रहा है तो वो हटे वहाँ से, और उनको हम अगर उनको एक मदद मिलेगी, उनको अगर एक सपोर्ट और सिस्टम मिलेगा सोसाइटी में, तो कम से कम लोग सुसाइड की तरफ जाएंगे। ये इसलिए हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम हम रन करते हैं। ये कोच इमाद फाउंडेशन 100% डोनेशन बेस्ड है इसमें, और ये 100% फ्री। ये सारे काम जो हम करते हैं 100% यहाँ ये एकेडमी में चलाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 150 बच्चे थे, हमने एकेडमी शुरू की थी। आज माशाल्लाह मेरे पास 350 बच्चे हैं और 25 बच्चियाँ हैं, और सबको किट देना, इक्विपमेंट देना, फ़ुटबॉल देना, इस फैसिलिटी को मैसर करना, एवरीथिंग इज़ हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक और बात बता दूँ आपको, ये वाहिद जगह है लियारी में जहाँ पे लड़कियों के पास डेडिकेटेड स्पेस है फ़ुटबॉल खेलने की। लियारी में बहुत सी बच्चियाँ फ़ुटबॉल खेलती हैं, लेकिन उनके पास डेडिकेटेड स्पेस नहीं होती। वो बेचारी जहाँ जाती हैं वहाँ पे वो लड़के आ जाते हैं, उनको हटा देते हैं, भगा देते हैं, उनको बेचारियों को दिल करता नहीं है। यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सिर्फ लड़कियों की फ़ुटबॉल ट्रेनिंग होती है। गेट बंद होता है, सिर्फ कोचेज़ अंदर होते हैं, कोई आदमी नहीं होता, और हम यहाँ पे फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं जो हम लेके चल रहे हैं। US8 को पता चला फरवरी 2019 में, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि जी हम ये काम करना चाहते हैं। तो हमने बिस्मिल्लाह जी आप हमारे साथ, उनको ही हमने उनको अप्रोच नहीं किया, ख़ुद वो हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा जी हमारे इसमें एस्ट्रो टर्फ लगा के दी उन्होंने, और ये नेटिंग लगा के दी है यहाँ पे। एक पैगाम मैं बता दूँ आपको कि ये जो जब आपकी नीयत साफ़ होती है और जब आपका इंटीग्रिटी होती है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपके पास एक पाई भी नहीं हो, ये काम अल्लाह मियाँ किसी ना किसी से करा देते हैं। जब मैंने शुरू किया था, मैं सैलरी पेशा इंसान हूँ, मेरे पास भी कोई ज़्यादा सेविंग नहीं है, लेकिन अल्लाह मियाँ जब मैंने शुरू किया था, लोगों ने कहा कि भाई ये तुम कैसे कर रहे हो, कैसे करोगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, एंड आई स्टार्टेड द वर्क, और पैसे लोगों ने डोनेशन दी मुझे। बाद में भी अभी कोविड के ज़माने में मुझे ये एस्ट्रो टर्फ लगाने से पहले US8 ने हमें काफ़ी सारे काम बोले। अभी आप जितनी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं सारी करवाइए, सारी ब्रांड न्यू दीवारें बिल्कुल सेम और थोर की वजह से ख़राब थी, ऐसे धक्का मारे गिर जाने वाली ब्रांड न्यू दीवारें, और जो काम भी आप यहाँ देख रहे हैं मैंने करवाया है। इसके लिए मेरे पास जेब में कोई 2.5 लाख रुपए मेरे कोच इमाद फाउंडेशन के उसमें रखे हुए थे, और मुझे कोई 30-40 लाख रुपए का काम कराना था, और मैंने ठेकेदारों को कहा कि बिस्मिल्लाह करो, काम शुरू करो, पैसे आएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने 10,000 रुपये भी दिए, 5,000 रुपये भी दिए, 10 लाख और 50 लाख तो नहीं, 10 लाख 15 लाख रुपए तक भी दिए हमें। ज़्यादातर हमारे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, लोगों को जो पता चला, बहुत सी कंपनीज़ ने। हाँ, मुझे भागना बहुत पड़ा, डोनेशन जमा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है आज आप जो तरीक देख रहे हैं ये हो गई। कैसे हो गई, अल्लाह के पास इसका जवाब है, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। नकवी साहब, जिस तरह आपके बेटे इमाद जो थे उनका मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मुझे यही नज़र आया कि बड़ा हेल्पफुल थे वो भी अपनी लाइफ में। उन्होंने लोगों को काफ़ी हेल्प आउट जहाँ जहाँ वो कर सकते थे स्पोर्ट्स में, उनकी लाइफ में उन्होंने किया था। सेम विज़न आप लेके चल रहे हैं। लियारी ऐसी जगह है कि जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया हम कह सकते हैं इसको। करने के कुछ और लोगों के काम थे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के करने के काम थे, कर आप रहे हैं इसको। आप लियारी को आपने चुना, आप इसको कैसा फ़ील करते हैं कि आपका सही डिसीजन था? क्योंकि यहाँ से जब अगर ये फ़ुटबॉल की वजह से ही पहचाना जाता है लियारी, यकीनन जो लड़के निकल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक तरह से ख्वाब पूरे करेंगे लोगों के, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील करेंगे। थोड़ा सा इस बारे में बताएं प्लीज़ कि लियारी को ही आपने चुना तो आप उसको कैसा प्राउड फील करते हैं? लेकिन जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लियारी का मुझे किसी ने आइडिया दिया था,
और वो आइडिया मेरे इमाद के ख्वाब से मिलता जुलता था कि इमाद भी किसी न किसी मौके पे आके लियारी में फ़ुटबॉल एकेडमी बनाना चाहता था। तो लियारी तो ऐसे आया। लेकिन जी मैं आपको बताऊं कि लियारी आने के बाद अल्लाह करे मैं ये मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो कि लियारी सिर्फ फ़ुटबॉल की वजह से ना पहचाना जाए, लियारी के लोगों की वजह से भी पहचाना जाए। लियारी के लोग इंतहा से ज़्यादा प्यारे लोग हैं। मैं खड़ी एग्ज़ाम्पल ख़ुद खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। मैं डिफेंस में रहने अमेरिका में पढ़ा लिखा आदमी, मैं कभी कहूँ क्यों मैं लियारी आऊँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे जिसने भी मेरे साथ काम किया है, वसीम सरबाजी, हबीब हसन, मलिक फ़याज़ और बहुत दीगर लोग मेरे कंधे पे कंधे, उन्होंने मुझे अपने भाइयों की तरह बना लिया और उन्होंने भाइयों की तरह मेरे साथ कहती मैं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमारा काम भी किया हमारे साथ। मैं बता दूं, मैं चाहे मेरे पास करोड़ों रुपए होते और चाहे मेरे पास ज़बरदस्त प्लान होता, अगर ये लियारी वाले मेरे साथ नहीं खड़े होते मैं नहीं कर सकता था ये। वो मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ देंगे। और वाकई मैं कौन हूँ यार, वो कल मुझे भगा दें यहाँ से, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बिकॉज़ मेरी उनसे इतनी करीबी एक रग़बत हो गई है कि वो वाकई वो मुझे इज़्ज़त देते हैं। लोग, मैं 11 बजे रात को अकेले यहाँ पे आ जाता हूँ, लोग मेरे वहाँ पे कहते हैं यार तुम पागल हो, ड्राइवर के साथ जाओ किसी, तुम आगे लियारी चले जाते हो। मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक काम कर रहा हूँ और इसी मोहल्ले के लिए कर रहा हूँ। या तो मैं यहाँ पे करके डिफेंस से ला के बच्चे ला के यहाँ खिलाता तो हाँ होती बात। तो मैं सिंपल सी बात है। और एक चीज़ और कनेक्शन देखें, दुनिया में का अजीब सा एक इंतज़ाम है यहाँ पे। आपको ये बताऊँ, एक छोटी सी बात है, पहले मैंने अपनी इनाग्रेशन स्पीच में बोली थी, मैं बहुत एक हम्बल ख़ानदान से आया हूँ। मैं ख़ुद मेरे घर में एजुकेशन थी, इसलिए हम पढ़ लिख गए, अच्छा करें, लेकिन मेरे माँ बाप भी काफ़ी एक हम्बल बैकग्राउंड से थे। 1962 में 16 जुलाई को यहाँ पे लियारी में एक चैरिटी, हबीब ग्रुप का चैरिटी हॉस्पिटल है, मासूमीन हॉस्पिटल, ठीक है जी, वो 1950s में बना था। 16 जुलाई 1962 में एक बच्चा उधर पैदा हुआ था लियारी के उस अस्पताल में, चैरिटी अस्पताल में। वो बच्चा आज आपके सामने खड़ा है। मैं ख़ुद लियारी में पैदा हुआ हूँ। अब आप ये देखें अल्लाह मियाँ की कनेक्शन ये किस तरह से हुआ है कि आज अल्लाह मियाँ ने मुझे, खुदा ने ला के मुझे उसी मुकाम पे ला के खड़ा किया है। अनफॉर्चुनेटली द रीज़न, अल्लाह करे मेरा बेटा होता और फिर भी मैं खड़ा होता तो बहुत खूबसूरत बात होती। अनफॉर्चुनेटली द रीज़न इज़ वेरी पेनफुल वजह से आया हूँ मैं। लेकिन मैं देखें घूम फिर के दुनिया देख के आज मैं वहीं पे खड़ा हूँ लियारी में। तो ये सिर्फ मेरे बेटे का ख्वाब नहीं है, ये मेरी भी बहुत बड़ी एक समय इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, मैं कहूँगा लियारी वालों की, कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया उस जगह पे जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। ज़बरदस्त। सर, कोचेज़ वगैरह का जिस तरह से आप हायर करते हैं, यहाँ पे आपने लियारी के कोचेज़ को ही हायर किया। अगर हम ये बात करें कि कोचेज़ का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ना सिर्फ वो खेल सिखा रहा होता है प्लेयर्स को, बल्कि वो अगर अच्छा इंसान ख़ुद भी है तो वो जो प्लेयर्स डेवलप करेगा साथ साथ वो उनको अच्छा इंसान भी बनाएगा। और ये आपका विज़न भी है कि साथ साथ आप एजुकेशन भी दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ के पूरी काम कर रहे हैं। तो कोचेज़ को जो आपने हायर किया उसके पीछे आपने क्या देखा? कहीं बाहर से भी आप क्वालिफाइड कोचेज़ ला सकते थे, लेकिन आपने जो लियारी के कोचेज़ हैं या प्लेयर्स हैं, आपने उन्हीं को इंगेज किया ताकि वो एक कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखें बिल्कुल सही है, यहाँ पे लियारी में टैलेंट बहुत है, अच्छे कोचेज़ बहुत हैं। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं बाहर से नहीं लाऊंगा। और मैं एक छोटी सी इसकी एक मिसाल है कि जब बच्चा स्कूल जाता है अपने उस्ताद से पढ़ के आता है और घर में आके वो अपने फ़र्ज़ कीजिए वालिद से हेल्प लेता है, वालिद जो उसको सिखाते हैं वो उसको ज़्यादा अच्छा याद रह जाता है, या बड़ा भाई कह लो, बड़ा भाई सिखा। तो अगर मैं यहीं के लोगों को कोचेज़ के लिए भी लूँ, उन्हीं बच्चों के जिससे वो सुबह शाम उठते बैठते हैं, तो कि ये ज़्यादा एक खूबसूरत बात नहीं होगी कि जैसे एक ही ख़ानदान खेल रहा हो यहाँ। और ये बात भी नहीं है कि यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती रखे हुए हैं शिराज़ रहमानी, दाद मोहम्मद, और फिर सबसे बड़े अभी जो मैंने हायर किया है इकबाल को कहते, वैसे इकबाल नहीं है यहाँ पे कोई, इसको इकबाल गंजा कहते हैं। ही इज़ नोन बाय नेम ऑफ इकबाल गंजा, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। उसने दुनिया जहाँ में पाकिस्तान के लिए खेला है, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा है, अभी भी वो उसमें बहुत टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली चूँकि यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी इग्नोर हो जाते हैं
और ख़ास तौर पे फ़ुटबॉल वगैरह में लोग कभी कोई ख्याल नहीं करते, तो वो बेचारा आज रिक्शा चलाता है। तो मुझे उसको यहाँ पे ले के आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो उसको रिकग्नाइज़ करना कि वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसको वो खेले, हमारे बच्चों को सिखाए। और दूसरा मेरी एक अटेम्प्ट थी कि मैं एक इंटरनेशनल स्टार को रिकग्नाइज़ करूं। कोच इमाद फ़ुटबॉल एकेडमी ने उसको रिकग्नाइज़ किया, उसकी जो ख़िदमत है पाकिस्तान के लिए, कि उसको मैंने एक ऑनर दिया है कि यार ये मेरा ऑनर होगा कि आप मेरे बच्चों को आके सिखाएं। उसका कितना दिल बड़ा होगा कि यार किसी ने तो मुझे माना कि मैं था किसी ज़माने में 70s में वो खेलता था पाकिस्तान, 1968 से खेलना शुरू किया था उसने, कि आज वो उसको ऑनर करता है कोच इमाद फ़ुटबॉल एकेडमी के यहाँ पे आके वो अपने बच्चों को फ़ुटबॉल सिखाए। असफ़र साहब, ये बताएं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी कोई एफिलिएशन वगैरह है, या किस तरह से इस फ़ुटबॉल एकेडमी का सारा स्ट्रक्चर है? मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है अभी। मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ। इयन रश, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा लेजेंड है फ़ुटबॉल का, 80s और 90s में, जिसके आज तक हाईएस्ट नंबर ऑफ़ गोल्स का रिकॉर्ड है, वो यहाँ पे विज़िट करने आया था। वो ख़ुद, उसको कुछ दूसरे स्पॉन्सर्स ने बुलाया था, लेकिन जब वो आया तो उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो आना चाहता है। उस वक्त तो ये ग्राउंड आज जिस हालत में देख रहे हैं वैसा था भी नहीं, मिट्टी का ग्राउंड था। एंड इयन रश यहाँ पे आया था और वो आके यहाँ पे लियारी का जोश और जज्बा देख के पागल हो गया था। उसने अपनी स्पीच में यही बोला कि मैं ख़ुद बहुत गरीब ख़ानदान से आया हूँ, मैंने ख़ुद ऐसे ही इंग्लैंड में ऐसे फ़ुटबॉल खेली है। और वो इतना खुश था यहाँ पे एक्चुअली बच्चों को देख के कि यार वाकई ये है फ़ुटबॉल के शहदाई, फ़ुटबॉल का शौक़ रखने वाले। आया था, उसने विज़िट किया। लियारी वाले इतना खुश थे, लियारी वाले मुझसे आगे कहते थे उस दिन ऐसा पूरा लियारी का यहाँ पे समा था जैसे ईद है। यकीन जाने लियारी वाले ख़ुद आके मुझसे कहते हैं कि सर 100 सालों में लियारी में इतना बड़ा प्लेयर नहीं आया जो मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे यार ये तो पुराना प्लेयर था। मैं आपको किस्सा सुनाऊँ। इयन रश जब आया, अभी सिक्योरिटी हमने की हुई थी, तो अभी गाड़ी में बैठा था, अभी उन्हें गाड़ी से उतारा नहीं था। एक 6 या 7 साल का बच्चा, इतना सा बच्चा, कहता कि अरे ये तो लिवरपूल का बहुत बड़ा प्लेयर है। मैंने कहा तुझे कैसे पता भाई, तू तो पैदा भी नहीं हुआ था जब ये बड़ा प्लेयर था। कहता हमको पता है, ये लिवरपूल के लिए खेलता था। उस बच्चे को पूरा पता थी इयन रश कौन है, हमें और आपको नहीं पता होता। ये है लियारी। यहाँ पे कहते हैं ना कि फुटबॉल इज़ माई रिलीजन, एक्चुअली इट इज़ लाइक दैट। एक्चुअली दे प्ले, जान लगा के कहते हैं, जान देने को तैयार है। तो इयन रश की फाउंडेशन है इयन रश फाउंडेशन, उससे मेरी बातचीत हो रही है और उसने कहा है कि मैं तो ऐसे एफिलिएशन क्रिएट करूँगा यहाँ पे इयन रश के साथ। ये है मेरी, तो ये मेरी प्लस मैं इमाद जब अमेरिका में था, इमाद काम करता था सुपर सॉकर फ़ुटबॉल एकेडमी है वो, अगर आप नीचे निशान देखें वहाँ पे सुपर सॉकर स्टार्स लिखा हुआ है, जो ये इमाद की एकेडमी थी जिसके लिए वो काम करता था और कोच बन रहा था। सुपर सॉकर वालों ने मुझसे कहा है कि दे विल हैव एन एफिलिएशन विथ मी हियर। यहाँ पे कुछ पाकिस्तान कराची में जो कुछ बड़े स्कूल हैं, उन्होंने कहा कि वी वांट टू एस्टैब्लिश एन एफिलिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ दिस चिल्ड्रन। तो ये इस तरह की हमारी है बातचीत हो रही है। देखें ये चीज़ें आसानी से नहीं होती हैं, इनमें आपको कुछ प्रूफ करके दिखाना होता है। एक आपको ट्रैक रिकॉर्ड, आप तो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है। जब वो हो जाता है, वो देखते हैं हाँ यार वाकई ये बंदे ने इस जगह को टर्न अराउंड कर दिया है वाकई, तो देन वो खुद आते हैं, वो खुद आएंगे। सर, ये आपकी इंटीग्रिटी साहब ने अभी भी कहा कि शुरू किया तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर जिस तरह आप काम करते चले गए, तो जो आप काम करते जा रहे हैं, मैं वही दोबारा कहूँगा, करने के किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जिन्होंने शायद लियारी में जो आपने करके दिखा दिया है वो आज तक कभी भी किसी ने नहीं करके। इसी इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम लोग शिकायतें और ब्लेम तो बहुत निकाल सकते हैं, और उसमें तो मैं ज़िंदगी गुजार दूँ लोगों के मुतालिक बातें छोड़ दो, अपने आप को देखो, जो तुम्हारे अंदर है, जितना तुम कर सकते हो वो करो, दिल से लगाए करो। और एक चीज़ और मैं पैगाम दे दूँ हर उस शख्स को जो इन कामों में है, जो अच्छे काम, चैरिटी का काम या कोई भी फलाही काम करता है, कभी भी अपने नाम के लिए काम मत करना कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, कि लोग पहचानेंगे यार ये फ़लाँ आदमी। अपने नाम के लिए करोगे ना, शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिलेगी, लॉन्ग टर्म में भूल जाओगे। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ उससे आएगी
कि जब आप बिल्कुल ही अपने नाम को छोड़े करें। मेरे भाई साहब, ये जो बराबर स्कूल आप देख रहे हैं, ये मेरे भाई ने अडॉप्ट किया हुआ है, गर्ल्स स्कूल है, मेरे भाई चलाते हैं। एक दिन मेरे से आगे कहने लगे कि यार असफर, मैं उधर गया था, मीटिंग में था लियारी में, लियारी तुमको सब लोग जानते हैं, शक्ल से तुम्हारा नाम नहीं जानते यार। और वो कोच इमाद बोला तो सब कहते हैं हाँ कोच इमाद, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं जानते असफर नकवी। मैंने कहा मुझे मालूम, मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने अच्छा नहीं जानते, मुझे नहीं चाहिए अपना नाम। हाँ ठीक है, मेरे बेटे को याद रखें और मैं काम करता रहूँ। मुझे यकीन जाने, मुझे कोई नहीं जानता कि ये कौन आदमी है, डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। मुझे अगर अपने नाम के लिए करना होता मैं कभी करता भी नहीं, और मैं नहीं चाहता अपना नाम मेरा कहीं बढ़े नाम। हाँ कोच इमाद की मेरे, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की लेगेसी रहे, उसका नाम रहे, और उसकी लेगेसी से यहाँ के बच्चों को फ़ायदा मिल जाए। बस ये मेरा एक वो है, जो मेरा जो मिशन है, विज़न है या मिशन है। एक चीज़ और साथ ही साथ बताता चलूँ मैं आपको, एजुकेशन के हवाले से मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे फ़ुटबॉल ट्रेनिंग के अलावा सॉफ्ट स्किल्स और एजुकेशन भी हम देते हैं इन बच्चों के साथ। हम इनके घर में हाइजीन, या हम कभी इनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, हाइजीन पे क्या काम हो रही है, पे क्या, अच्छा हाइजीन पे क्या करना चाहिए, घर में सफाई कैसे चाहिए, मोहल्ले में सफाई कैसी रखने के लिए क्या करना है, टीम वर्क में कैसे काम करना चाहिए। हमने एक सेशन किया था, माँ बाप को बुलाया था कि बच्चियों की अंडर एज मैरिज को बताने के लिए कि उसके नुकसानात क्या हैं, अंडर एज मैरिज को रोकने के लिए उनके लिए एक सेशन किया था। कभी हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं और कभी हम खुद करते हैं, लेकिन हम ये छोटे छोटे ये भी हम सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। एक एग्जांपल दूँ, एक में मैच हुआ यहाँ पे, बच्चे खेल रहे थे, और ये हमारे लोगों ने अरेंज किया था, हमारे कोचेज़ वगैरह ने। बच्चे खेल रहे थे और कोई रेफरी नहीं था, रेफरी के बगैर दो टीमें खेल रही हैं। मैंने कहा यार ये क्या रेफरी की तरह इसका, क्या सर ये रेफरी के बगैर हो रहा है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी जिम्मेदारी है, अगर वो फाउल करेगा तो ख़ुद खड़ा हो जाए, उसकी हैंडबॉल हो गई खुद खड़ा हो जाए, खुद कहे मेरे हैंडबॉल हुई है, या फाउल किया है तो कोई खुद खड़ा हो जाए। तो रेफरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे की खुद जिम्मेदारी है कि अगर वो गलती करेगा तो खुद खड़ा हो जाए, या अगर गोल हुआ है तो दूसरी टीम कहेगी हाँ इसने गोल किया है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, तो हम ऐसी चीज़ें करते हैं। ज़बरदस्त सर। किसी भी फाउंडेशन के लिए फ़ंड्स होना ज़रूरी है, उसके बगैर सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल काम है ना। तो आपने ज़ाहिर है शुरू में भी कहा, लेकिन थोड़ा सा अगर इसका बताएं कि कितना मुश्किल है इस फंड्स को अरेंज करना, या कैसे फंडिंग होती है। देखिए आपने कहा कि शुरू में दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने की, लेकिन एक फाउंडेशन को लॉन्ग टर्म चलने के लिए, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए फ़ंड रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके इंटेग्रिटी पे लोग कर तो रहे हैं यकीनन, लेकिन जिस तरह आप काम कर रहे हैं इसको आप फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? सर देखें, फ़ंड्स जो हैं वो सबसे, इस पूरे मेरे काम में जो मैं करता हूँ, सबसे मुश्किल काम मेरे लिए जो है वो फ़ंड जमा करना है। लेकिन हाँ, उसमें मेरे बहुत इधर से उधर भागना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोग देखते हैं, समझते हैं। आपकी अगर परफॉर्मेंस सही चल रही है, जो आप करना चाह रहे हैं वो अगर दिख रहा है लोगों को, तो फ़ंड्स आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अभी पिछले दिनों ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, क्योंकि कोविड के सिलसिले में लोगों के फ़ंड्स जो भी अपनी चैरिटी का काम वो डाइवर्ट हो गया था, ज़कात डाइवर्ट हो गई थी, विच इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड। होता ये है, ऐसी फाउंडेशन, ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम फ़ंड जमा करते रहते हैं। जैसे अब मेरा काम यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया तो मेरा फंडिंग रुकेगी नहीं। एक तो मेरा मंथली खर्चा है, कोई 2.5-3 लाख रुपए का मेरा मंथली खर्चा है, मैं कोचेज़ को तनख्वाहें देता हूँ मेंटेनेंस के लिए, इसके लिए। दूसरा, मैं अभी भी फ़ंड्स जमा करता रहता हूँ। होता ये है कि अगर आपके फ़ंड का साइज़ अच्छा बड़ा जमा हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको एंडाउमेंट फ़ंड बना देते हैं। एंडाउमेंट फ़ंड में होता है कि आप फिर जितना इसका प्रिंसिपल अमाउंट जमा हुआ उसको आप हाथ नहीं लगाते, लेकिन उससे जितना भी आप बैंक में रख के उस पर जो नफ़ा मिलता है आप उससे महीने के खर्चे चलाते हैं। तो वो फ़ंड मेरा रहता है वहीं पे और उसके महीने के खर्चे चलते हैं। तो ये तरीका ये होता है कि आप इतना जमा कर लें कि उसकी जो बैंक की इनकम से जो पैसे बने उसी से खर्चा हो जाए, क्योंकि मैं चार्ज तो कर नहीं रहा किसी को। मैं कोई भी या तो मैं ये भी है ना कि मैं अपने इस ग्राउंड को रेंट करना शुरू कर दूँ दूसरे क्लब्स को कि भाई आओ खेलो, 5,000 रुपये दो और खेलो। मैं वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं वो करूँगा तो मेरे मोहल्ले के बच्चे नहीं खेल पाएंगे कि भाई दूसरी टीमें आगे खेल रही हैं। मैं मुझे वो करना नहीं। तो मुझे जो सोर्स ऑफ फंड है वो या तो मैं कलेक्ट करता रहूँ, और दूसरे ये कि मैं इतना बड़ा साइज़ हो जाए कि उसको मैं एंडाउमेंट फ़ंड में डाल दूं, और एंडाउमेंट फ़ंड से जो मैं पैसा मुझे मुनाफा मिलता रहेगा उससे मेरे महीने के खर्चे इसमें निकलते रहें। ये होता है पूरा जो इसका जो मॉडल होता है, ऐसे काम करता है। सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म?
देखें जी, मेरा ये प्रोजेक्ट इसका हो गया है। अगर मेरी ख्वाहिश है कि ये जो पीछे जो यूसी ये एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ इसके साथ, मैंने इस ग्राउंड के अलावा वो जो एरिया देख रहे हैं वो बिल्कुल ही एक ड्रग डेन बना हुआ था। वो आपको जो छोटा गेट खुला हुआ है वहाँ पे हेरोइनशी बैठे होते हैं, वो मैंने वो भी एरिया लिया, सफाई करवाई, और वहाँ पे अगर आप चल के देखें तो वहाँ पे हेल्थ एंड बॉक्सिंग क्लब मैंने इस्टेब्लिश किया है। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग, पूरा मैं इक्विपमेंट वगैरह के साथ वो है। मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरे, और यहाँ पे UC 12 का ऑफिस है इस तरफ, मेरा ख्वाहिश है कि इसको तोड़ के बिल्कुल गिरवाऊँ और यहाँ पे मैं स्टैंड बनवाऊँ 3 या 4 मंजिला ऊंचा, 2-3 मंजिला ऊंचा, और नीचे उसके UC 12 का ऑफिस भी होगा, हेल्थ क्लब भी होगा, और मैं एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता हूँ यहाँ के यंग लड़कों के लिए जो स्कूल अब नहीं जाते हैं लेकिन दिमागी तौर पे बहुत तेज़ हैं, कंप्यूटर में बहुत तेज़ हैं, उनको मैं बेसिक ट्रेनिंग दूँ। क्योंकि एक बच्चा अगर सिर्फ की पंच ऑपरेटर ही बन के निकल गया ना तो उसको 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह में की नौकरी बन जाएगी, तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो जो नहीं स्कूल अब जा रहा है, देर हो गई है, या स्कूल छोड़ दिया उसने, या मैट्रिक करके छोड़ दिया, या इंटर करके छोड़ दिया है, उनको मैं एक कंप्यूटर सेंटर बना के इसकी करूँ। लेकिन ये ज़रा लॉन्ग टर्म प्लान है, इसके लिए पैसे बहुत चाहिए मुझे। तखमीन अंदाजे के हिसाब से मैं कोई 2.5 करोड़ रुपए मुझे चाहिए होंगे, तो इसमें ज़रा टाइम लगेगा। लेकिन जब होगा तो मैं करूँगा। ये मेरा अगला प्लान है कि अल्लाह करे मेरे पास इतने फ़ंड जमा हो जाएँ कि मैं उसके, और यहाँ मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए कि कोई कह दे जी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कह दे कि जी मैं, जैसे USAID कह दे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कह दे कि जी मैं आपके लिए करता हूँ, आप बनाएं। हमारे साथ मौजूद है वसीम सरबाजी, जो कि कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी को लुक आफ्टर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं सारा। इनसे पूछते हैं कि किस तरह से देखते हैं आप इस एकेडमी को। सबसे तो पहले मैं सीफा एकेडमी की जानिब से, कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी की जानिब से बोरा नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाल कर वो आया हमारे पास, हमारे सीफा कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी, और इन बच्चों की हौसला अफजाई की शुक्रिया। हम इस तरह ये 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हमारे बच्चे यहाँ पे आके, सीफा के बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं मुख्तलिफ टाइमिंग में, घंटे 2 घंटे। जैसे ये बच्चे अभी यहाँ पे खेलने के बाद जाएंगे, फिर जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं वो आते हैं, फिर मदरसे वाले, इस तरह हम सारे वहाँ पे देखते हैं उनको। और इनको सारा एक सिस्टम, हमने, हमारी पूरी एक टीम है, तो हमने यहाँ पे कोचेस रखे हुए हैं, वो हमारे साथ मतलब यहाँ पे काम करते हैं। और बच्चे भी हमारे, शुक्र है अल्लाह का, आप देख रहे हैं कि इतनी धूप है लेकिन बच्चे खड़े हुए यहाँ पे स्पोर्ट में, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, किसी भी हवाले से हो, बच्चे हर वक्त स्टैंड बाय खड़े रहते हैं स्पोर्ट के हवाले से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ लियारी में ये खुदादा सलाहियत इन बच्चों में मौजूद है ये चीज़। और हम सीफा की जानिब से, मतलब मैं वसीम सरबाजी कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतना बड़ा अच्छा ग्राउंड हमें बना के दिया। ये ग्राउंड, मैं कहता हूँ ये टर्फ फीफा की जानिब से अप्रूव होके आया है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिला हमें। तो यहाँ पे ये ग्राउंड हमारे पूरे लियारी के लिए एक एजाज़ की बात है। लियारी तो वैसे भी ज़रखेज़ कही जाती है स्पोर्ट्स के हवाले से, बॉक्सिंग हो, साइकिलिंग हो, ख़ासकर फुटबॉल हो, तो ये तो जिस तरह की जगह मिली हुई है तो बच्चों के लिए तो जन्नत है। मेरे ख्याल से हम बच्चों से भी थोड़ा पूछेंगे कि ये पहले अगर खेलते होंगे मिट्टी में या रोडों पे खेलते होंगे, और ऐसी ज़बरदस्त जगह इनको मिल गई है, तो अब तो निकल के आएंगे इंशाल्लाह प्लेयर्स और सारे। इंशाल्लाह इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर ले जाएं। हम तो ये समझते हैं कि ये भी हमारी कामयाबी नहीं, अभी तक हमारी कामयाबी ये होगी कि यहाँ से ये बच्चे इंटरनेशनल सतह पर जाके खेलेंगे। जब हम इनको देखेंगे कि ये हमारा एक बच्चा यहाँ से इंटरनेशनल जाके खेल रहा है, तो हमारे लिए ये एजाज़ की बात होगी। चलो बच्चों से ही पूछ लेते हैं थोड़ा सा, भाई कितनों ने खेलना है पाकिस्तान यहाँ से निकल के? सब नहीं खेलना है, सब नहीं खेलना है। तो 11 की टीम होती है पाकिस्तान की, अगर सब नहीं खेलना है तो यहीं पे कितना कंपटीशन डेवलप हो जाएगा। नहीं, ज़बरदस्त है, मेहनत करते रहे भाई। ये जिस तरह की जगह आपको मिली हुई है, यहाँ से निकल के पाकिस्तानी खेलना आप लोगों ने, सारों ने। मुझसे पूछा गया कि मुझे एक पैगाम दे दूं। मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूं कि दुनिया में अच्छे काम करने के लिए की कमी नहीं है, आपको सिर्फ हिम्मत बांध के आगे बढ़ना चाहिए। लियारी में मैंने आके सीखा है कि लियारी के लोग कितने प्यारे हैं और कितने शौकीन हैं फ़ुटबॉल के, इनको, और इनके अंदर बहुत टैलेंट है और बहुत इंटेलिजेंस है। इनको सिर्फ एक साथ देने के लिए किसी आदमी को खड़े होने की ज़रूरत है, इनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, बाकी आगे खुद जाएंगे। ये स्कूलों में भी जाते हैं, ये पढ़ते भी हैं, ये खेल खेलते हैं, ये फ़ुटबॉल खेलते हैं। और मेरी आपसे ख्वाहिश यही है कहने की कि भाई सिद्क़े दिल के साथ
कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो करो, ये मत सोचो कि किसी ने ये किसने करना था और किसने नहीं करना था और किसने किया और किसने नहीं किया। अगर इस सिलसिले में रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसलिए और हर बंदे को अगर आप इज्जत, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, हर एक को अगर तुम इज़्ज़त दोगे वो पलट के आपको इज़्ज़त देगा। मेरे बेटे ने मुझे यही सिखाया है कि जिस तरीके से उसने लोगों की मदद की थी खामोशी के साथ, किसी को नहीं पता, माँ बाप से को भी नहीं पता, जिस तरह उसने लोगों की वजह के अपनी ज़िंदगी मदद की है। अल्लाह करे हम सबको इस चीज़ की तौफीक मिले कि हम भी लोगों की मदद करें। अगर मदद ना करें तो कम से कम एहसास रखें लोगों का, और कि दूसरे को कि क्या उसकी शख्सियत है, उसकी शख्सियत जो भी है उसको एक्सेप्ट करें। कभी ये मत सोचना, जजमेंटल नहीं होना कि यार ये बात ये सही नहीं है, या जैसे मेरे के सुसाइड है, नहीं ये तो गलत बात है और उसको ये करना चाहिए था। ये छोड़ दो, ये उसके अल्लाह का आपस में एक वो है ताल्लुक़ है, वो अल्लाह उसको कैसे देखता है वो उसकी मर्ज़ी है। तुमने ये देखना है कि अच्छा अगर कोई सुसाइड का कोई वाक़या है या कोई बंदा किसी भी ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है जहाँ पे वो सोचता है ख़ुदकुशी का, मैं किस तरह इसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, और उसकी बात सुनो। एक बात और बता दूँ मैं दुनिया में, बात सुनने की आदत डालो। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कोई बंदा कोई हमें बात बताता है तो बात सुनने से पहले हम उसको मशवरे और वो देने लगते हैं। भाई उसकी बात सुनो। यहाँ पे दुनिया में अच्छे सुनने वालों की बहुत कमी है, और जो जहनी अमराज और जो भी कोई किसी भी तकलीफ़ में हो वो चाहता है कोई मेरी बात सुने। तो मशवरा उससे बाद में देना, और अगर वो मशवरा मांगे ज़रूर देना, लेकिन पहले अपने अंदर इतनी वो क़ुव्वत पैदा करो बात के दूसरे की सुनने की और दूसरे को एक्सेप्ट करने की, वो जैसा भी है, चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी कौमियत से है, किसी रिलीजन से है, किसी फ़िरक़े से है। ये चीज़ें छोड़ दो, इंसान को इंसान की तरह देखो और देखो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ किसी की और की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है बांटो उसको, चाहे वो रिस्क दिया हो तुम्हें ज़्यादा, या तुम्हें नॉलेज दी हुई हो, तालीम दी हुई हो, बांटना सीखो। बांटोगे और ख़ुद आएगा। ये मेरा पैगाम है कोच, मैं असफर नकवी, चेयरमैन कोच इमाद फाउंडेशन की तरफ से। बोरा नेटवर्क के साथ हमने अपनी कोशिश की अपना हिस्सा डालने की। जिस तरह से कोच इमाद फाउंडेशन अपना काम कर रहा है, अपना हिस्सा डाल रहा है, लियारी के अंदर इतना शानदार काम कर रहा है। बोरा नेटवर्क ने अपनी एक छोटी सी कोशिश की है इनके साथ एक प्रोग्राम करने की। प्रोग्राम आपको अगर अच्छा लगा हो अपने मैसेज से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम अपने किसी एक और मेहमान के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिएगा बोरा नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।